हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमारा नया चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम आज पढ़े एक नया टॉपिक सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके ऑलमोस्ट टॉपिक्स तो है वो हम कवर कर चुके हैं। तो जो बच्चे हमारी वीडियो में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन और नई वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचेंगी और हमारी वीडियोस आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि है हमारा सेरिब्रल एन्यूरिज्म। और ये हमारा एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एन्यूरिज्म क्या होता है। तो एन्यूरिज्म क्या होता है बच्चों? की एन्यूरिज्म जो होता है, बल्जिंग क्या होता है? बल्ज और बलूनिंग हो जाती है। कहां पर? हमारी वॉल ऑफ द आर्टरी में। मतलब जो हमारी आर्टरी, जो ब्लड वेसल है, जो हम ब्लड वेसल में, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। तो कहने का मतलब है कि एन्यूरिज्म में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो बलून शेप की हो जाती है। मतलब क्या होती है? वो फूल जाती है। तो यहाँ पर है सेरिब्रल एन्यूरिज्म। सेरिब्रल एन्यूरिज्म का मतलब है कि यहाँ पर ब्रेन की ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा कि वो बलूनिंग शेप में हो जाएंगी और क्या होगा कि वो बल्ज हो जाएंगी। तो इसीलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म होता क्या है, किसकी वजह से ये होता है और इसका मैनेजमेंट क्या है। तो हर एक चीज हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आपको क्लियरली पता लगेगा कि एन्यूरिज्म होता क्या है। तो देखिए कि ये है हमारा ब्रेन। अब ब्रेन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल है वो कैसी हो गई है? फूल गई है, बल्ज हो गई है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एन्यूरिज्म बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बल्जिंग हो जाना या फिर बलूनिंग शेप की हो जाना, क्या हमारी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों कि है क्या सेरिब्रल एन्यूरिज्म होता क्या है। तो ब्लड टू द ब्रेन इज सप्लाइड बाय द 4 मेजर ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ब्रेन में जो हमारा ब्लड है वो 4 मेजर ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो सप्लाई हो रहा है। दैट ज्वाइन टुगेदर फॉर्मिंग सर्कल ऑफ विलस एट द बेस ऑफ द ब्रेन। और ये क्या कर रहा है? दैट टुगेदर फॉर्मिंग, ये क्या कर रहा है कि एक साथ फॉर्म कर रहा है सर्कल ऑफ विलस को। कहां पर? एट द बेस ऑफ द ब्रेन पर। विच आर, अभी ये 4 ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है? तो हम देखते हैं। पहली हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। कौन सी हमारी? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सेकेंड है हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। थर्ड है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड फोर्थ वन इज बेसिलार आर्टरी। तो ये यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है बच्चों की। यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, ब्रेन में जो ब्लड है वो किससे सप्लाई होता है? 4 मेजर ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई हो रहा है, जो कि एक साथ ज्वाइन हो रही है, फॉर्म कर रही है सर्कल ऑफ विलस को। कहां पर? एट द बेस ऑफ द ब्रेन। और ये 4 मेजर ब्लड वेसल्स कौन सी हैं? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड बेसिलार आर्टरी। ये 4 ब्लड वेसल्स जो है वो क्या कर रही है? हमारे ब्रेन में जो ब्लड है उसको सप्लाई कर रही है और एक साथ को ज्वाइन हो रही है, सर्कल ऑफ विलस को फॉर्म कर रही है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। Artery junction points may become weak, causing ballooning of the blood vessel wall that can form a small sac or aneurysm. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जहां पर आर्टरी का जंक्शन होता है, मतलब जहां पर आर्टरीज को ज्वाइन होती हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वो वीक हो सकता है। क्या होता है कि आर्टरी जंक्शन का जो पॉइंट होता है वो वीक होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ब्लड वेसल में बलूनिंग फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब क्या होती है कि जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स एक बलून की शेप में हो गई है, बल्ज हो गई है। तो ये वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि आर्टरी जंक्शन पॉइंट्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो इसकी वजह से वहां पर बलूनिंग होने लगती है। कहां पर? ब्लड वेसल पर, ब्लड वेसल वॉल पर। दैट कैन फॉर्म अ स्मॉल सैक और एन्यूरिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल सैक और एन्यूरिज्म बोलते हैं। फिर है बच्चों डेफिनेशन। सो सेरिब्रल एन्यूरिज्म इज अ बल्ज और बलून लाइक डायलिटेशन, swelling of the wall of a blood vessel in the brain। तो सेम बात यहां पर भी बोली गई है
कि सेरेब्रल एन्यूरिज्म का मतलब क्या है कि बल्ज हो जाना या फिर एक बलून लाइक डायलिटेशन, मतलब क्या है कि जो ब्लड वेसल की जो वॉल है वो डायलेट हो जाना, बड़ी हो जाना, स्वेल हो जाना। इसी के साथ वहां पर स्वेलिंग भी हो जाएगी। कहां पर? हमारी वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल की वॉल है वहां पर, इन द ब्रेन। कहां पर? ब्रेन में। तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेरेब्रल एन्यूरिज्म बोल रहे हैं। Aneurysm develop because of a weakness in the wall of the vessel, usually at branch points. जहां पर ब्रांच होती है आर्टरीज की, मतलब जहां से आर्टरीज या ब्लड वेसल्स जो है वो निकलती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि मेनली ये वहीं पर अकर होती हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया कि एन्यूरिज्म डेवलप बिकॉज ऑफ अ वीकनेस इन द वॉल ऑफ दैट वेसल। जब क्या हो रही है कि हमारी ब्लड वेसल की वॉल जो है वो वीक हो जाती है या वीक्ड है, तभी क्या हो रहा है कि एन्यूरिज्म जो है वो ग्रो करता है, यूजली एट द ब्रांच पॉइंट्स। मेनली ये कहां पर ग्रो करता है? ब्लड वेसल्स की ब्रांच पॉइंट पर। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स। तो इसके मेनली 3 टाइप्स हैं, दैट इज सेकुलर एन्यूरिज्म, फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म एंड रप्चर्ड एन्यूरिज्म। ये 3 तरह के टाइप है किसके? सेरेब्रल एन्यूरिज्म के। तो चलिए हम इनको देखते हैं कि होते क्या है, और इमेजेस के साथ ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो सेकुलर एन्यूरिज्म ऑल्सो नोन एज बेरी एन्यूरिज्म, दूसरा नाम है बेरी एन्यूरिज्म किसका? सेकुलर एन्यूरिज्म का। तो बच्चों जो भी सेकंड नेम्स होते हैं आप प्लीज उनको ध्यान से सुनिए और एक नोटबुक पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। जब भी आप पढ़ने जाए तो शॉर्ट सा रिव्यू ले ले अपनी नोटबुक का। तो यहाँ पर क्या है कि सेकुलर एन्यूरिज्म, तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो सेकुलर एन्यूरिज्म है उसको बेरी एन्यूरिज्म भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है बेरी एन्यूरिज्म। इट इज अ राउंड ब्लड फिल्ड सैक, क्या बोल रहे हैं कि राउंड है और ब्लड फिल्ड सैक है, दैट प्रोड्यूस मतलब उभरा हुआ, फ्रॉम द मेन आर्टरी और वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, जो हमारी ब्लड वेसल की मेन आर्टरी है वहां से या फिर उसकी ब्रांच से। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये सेकुलर एन्यूरिज्म है। यहाँ पर जो ब्लड वेसल में क्या हुआ है कि बलून और बल्जिंग जो है वो फॉर्म हो गई है, और ये कैसी है? राउंड शेप की है, ये राउंड शेप की, और इसके अंदर पूरा ब्लड फिल होगा। कैसी है? ये ब्लड फिल्ड सैक है। दैट प्रोड्यूस, जो कि देखिए आप ये भी देखिए कि उभरी हुई है, दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द मेन आर्टरी, ये मेन आर्टरी में ही क्या है कि ये कैसी है? राउंड शेप की है, ब्लड फिल्ड सैक है और प्रोट्रूड है, और वन ऑफ इट्स ब्रांचेस। इट यूजली फॉर्म्स ऑन आर्टरीज एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इसी के साथ जो हमारी ब्रेन का जो बेस में जो आर्टरीज है ये वहां पर भी फॉर्म होती है। अ बेरी एन्यूरिज्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म मतलब कि जो सेकुलर एन्यूरिज्म है वो बहुत ही कॉमन टाइप का एन्यूरिज्म है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से आ सकता है कि बताइए व्हाट इज बेरी एन्यूरिज्म या फिर व्हाट इज सेकुलर एन्यूरिज्म। तो अगर आपको इन दोनों के नाम याद होंगे कि सेकुलर को ही बेरी एन्यूरिज्म बोलते हैं और बेरी एन्यूरिज्म को ही सेकुलर बोलते हैं, तभी आप जो क्वेश्चन है वो अटेंड कर पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी सेकंड नेम है वो प्लीज आप ध्यान से देखें, पढ़ें और उनको अच्छे से सुने और एक नोटबुक पर लिख भी ले ताकि आपको याद रहे। दूसरा है बच्चों हमारा फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म। तो फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म क्या है वो हम देखते हैं। A fusiform aneurysm refers to an aneurysm that has a circumferential and ballooning shape. Circumferential है और ballooning shape का है। जैसे कि हमारा बलून होता है ना, आपने बलून तो देखा ही है कि वो कैसा होता है, टोटल उसका जो सरफेस होता है वो सर्कल टाइप का होता है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म है वो कैसा है? सर्कमफ्रेंशियल है, सर्कमफ्रेंशियल है, साथ ही साथ बलूनिंग शेप का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल बिल्कुल हमें बलून की तरह दिख रही है। कैसी दिख रही है? पूरी की पूरी बलून शेप की दिख रही है। तो ये क्या है? हमारी फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म है। An aneurysm occurs when a portion of a blood vessel wall becomes weak and subsequently dilates. फ्यूसिफॉर्म जो एन्यूरिज्म है वो कब अकर होता है? जब जो पोर्शन मतलब जो ब्लड वेसल का जो पोर्शन है वो कैसा, ब्लड वेसल वॉल का जो हमारा पोर्शन है वो टोटली वीक हो गया है। कैसा हो गया? वो कमजोर हो गया है और सब्सिक्वेंटली डायलेट, साथ ही साथ क्या है कि ये डायलेट भी हो गया। जब डायलेट हुआ तभी तो इसने क्या किया है कि बलून का शेप लिया है, तभी हम इसको फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म बोल रहे हैं। इन ऑर्डर टू बी क्लासिफाइड एज एन एन्यूरिज्म द वॉल मस्ट बलून to more than 50% of its normal diameter। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारी वॉल है मतलब इस जो हमारी ब्लड वेसल में जो बलून जो फॉर्म हो गया है तो
टू मोर देन 50% ऑफ इट्स नॉर्मल डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो किससे 50% से ज्यादा होगा, नॉर्मल डायमीटर से इसका जो डायमीटर है वो 50% से ज्यादा हो जाएगा फ्यूसिफॉर्म एन्युरिज्म में। तो क्या बोल रहे हैं कि फ्यूसिफॉर्म एन्युरिज्म क्या है बच्चों की, ऐसा एन्युरिज्म है जो सर्कमफ्रेंशियल है और साथ ही साथ ये बलूनिंग शेप का है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर जो पोर्शन है ब्लड वेसल का वो वीक हो जाता है और सब्सिक्वेंटली ये डायलेट हो जाता है। और ये भी बोला गया है कि ये जो एन्युरिज्म है यहाँ पर जो वॉल है मस्ट बलून जैसी ये वॉल हो जाएगी टू मोर देन 50% ऑफ इट्स नॉर्मल डायमीटर। इसका डायमीटर नॉर्मल से 50% ज्यादा हो। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, रप्चर्ड एन्युरिज्म। रप्चर्ड का मतलब फट जाना, क्या बोलते हैं, फट जाना। तो यहाँ पर रप्चर्ड एन्युरिज्म क्या है, रप्चर्ड एन्युरिज्म रिलीजेस ब्लड इनटू द सब एराक्नॉइड स्पेस अराउंड द ब्रेन। अब आप सभी जानते हैं कि ब्रेन के अराउंड मतलब क्या है कि एक सब एराक्नॉइड स्पेस है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रप्चर्ड एन्युरिज्म में क्या होगा कि ब्लड जो है वो रिलीज होगा कहां पर, इनटू सब एराक्नॉइड स्पेस में। सब तो तभी हम इसको बोल देंगे सब एराक्नॉइड हेमरेज, एसएच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग टाइप ऑफ स्ट्रोक। तो ये क्या हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रोक होता है। क्या होता है जी, जानलेवा जो है स्ट्रोक आपको कॉज करेगा, क्या, रप्चर्ड एन्युरिज्म। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड वेसल में रप्चर्ड एन्युरिज्म हो गया, बलूनिंग शेप बनी थी और उसके बाद ये क्या हो गई, फट गया है। देख सकते हैं आप बहुत आराम से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लड है वो रिलीज हो जाएगा आपके ब्रेन के अराउंड जो भी सब एराक्नॉइड स्पेस है वहां पर। इसकी वजह से आपको सब एराक्नॉइड हेमरेज हो जाएगा जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेरिब्रल एन्युरिज्म। अब इसका इंसिडेंस रेट देखते हैं कि कितने लोग जो है वो इससे कितना इंसिडेंस रेट जो है हमारे सेरिब्रल एन्युरिज्म का है। तो पीक इंसिडेंस इज बिटवीन 40 to 60 ईयर्स ओल्ड। पीक इंसिडेंस मतलब ज्यादातर लोगों को ये 40 से 60 साल की उम्र में होने का चांस है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग 40 से 60 के बीच में हैं उनको सेरिब्रल एन्युरिज्म होने का चांस ज्यादा है। वेरी रेयर इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत ही रेयर है चिल्ड्रंस में। फीमेल प्रीडोमिनेंस इन अडल्ट्स, अडल्ट्स में ये फीमेल्स को ज्यादा होने का चांस है। सो दिस इज द इंसिडेंस रेट ऑफ द सेरिब्रल एन्युरिज्म। अब आते हैं बच्चों कॉजेस पर। अब सेरिब्रल एन्युरिज्म जो है वो क्यों होता है, कारण क्या है इसका, किसकी वजह से जो है वो लोगों में सेरिब्रल एन्युरिज्म जो है वो अकर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला कॉज है क्या, दैट इज कंजेनाइटल और फैमिलियल इनहेरिटेंस। मतलब कंजेनाइटल का मतलब है कि एट बर्थ, अगर बर्थ के टाइम पर ही आपको सेरिब्रल एन्युरिज्म है तो वो क्या हो जाएगा, कंजेनाइटल। मतलब क्या है कि आपको बर्थ के टाइम से ही जो है वो सेरिब्रल एन्युरिज्म है। दूसरा फैमिलियल इनहेरिटेंस, अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी कोई भी सेरिब्रल इनहेरिटेंस की तब भी ये क्या होगा कि इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होने का चांस है। दूसरे बच्चों एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, कोलेस्ट्रॉल का, जिसको हम जब ये सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो हम इसको प्लेग के नाम से भी जानते हैं। प्लेग एक्यूमुलेट हो जाता है कहां पर, इन द ब्लड वेसल्स। तो ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर बाय चांस आपके ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है कि लिपिड्स का, प्रोटीन का या कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो रहा है जिसको हम प्लेग बोल देते हैं, तब भी वो क्या कर लेगा, एक एन्युरिज्म का रूप ले लेगा। बल्ज हो जाएगी, फिर आर्टरी बलूनिंग हो जाएगी और ब्लड भी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाए। तीसरा कॉज आता है बच्चों हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से अबव हो जाता है, से बढ़ जाता है, तब हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन की कंडीशन भी क्या कर सकती है, आपको सेरेब्रल एन्युरिज्म कॉज कर सकती है। फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। बहुत तरह के कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी क्या करते हैं कि आपके अंदर सेरेब्रल एन्युरिज्म होने का खतरा पैदा करते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस,
एंड SLE, जिसको हम सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटस भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर SLE, ये क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो किसी भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी क्या करेगा बच्चों, आपको सेरेब्रल एन्यूरिज्म कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है बच्चों की, ये इनहेरिटेड डिसीज है। और यहाँ पर एक मेन चीज क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये इनहेरिटेड डिजीज तो है, यहाँ पर जो हमारी आरबीसीज यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका शेप यहाँ पर मिस हैपन हो जाता है, शेप जो है वो वेरिएंट हो जाता है। यहाँ पर इनका जो शेप है वो अफेक्ट होता है, यहाँ पर आरबीसीज का जो शेप है वो क्या होगा, यहाँ पर आकर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। दूसरा बच्चों इन्फेक्शन, अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन जो है वो आपके ब्लड वेसल्स में हो गया है तो भी क्या होगा कि आपको सेरेब्रल एन्यूरिज्म होने का चांस है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रॉमा, मतलब कि इंजरी। अगर आपको किसी भी टाइप की इंजरी है, इंजरी हो गई है आपके ब्रेन में, तब भी आपको क्या होगा कि सेरेब्रल एन्यूरिज्म होने का चांस है। नेक्स्ट है सिगरेट एंड स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट का या स्मोकिंग का यूज कर रहे हैं, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में आप जो है वो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो पी रहे हैं, तब भी आपको सेरेब्रल एन्यूरिज्म होने का चांस है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इलिसिट ड्रग्स। इलिसिट ड्रग्स क्या होते हैं, इलीगल सब्सटेंस होते हैं एंड एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं, और एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ये। इनके एग्जाम्पल जैसे कि हीरोइन या फिर कोकेन। तो इन टाइप के अगर आप इलिसिट ड्रग्स का यूज कर रहे हैं जैसे कि हीरोइन, कोकेन, जो कि क्या है इलीगल सब्सटेंसेस, साथ ही साथ ये क्या है बहुत ही एडिक्टिव सब्सटेंसेस है। तो अगर आप इलिसिट ड्रग्स का भी यूज कर रहे हैं तब भी आपको सेरेब्रल एन्यूरिज्म होने का चांस है। नेक्स्ट है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का ओवर कंजप्शन कर रहे हैं तब भी आपको क्या है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो सकता है। सो दीज आर द कॉजेज जो क्या करते हैं कि सेरेब्रल एन्यूरिज्म जो है कॉज करते हैं पेशेंट्स लोगों में। नेक्स्ट आते हैं बच्चों साइन एंड सिम्टम्स। अब सेरेब्रल एन्यूरिज्म के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगेगा कि हमारे पेशेंट को जो है वो शायद सेरेब्रल एन्यूरिज्म है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिए गए, तो वो हम देखते हैं। पहला आता है बच्चों हमारा हेडेक। हेडेक में क्या है कि जब सेरेब्रल एन्यूरिज्म होगा, ब्लड वेसल्स में बलूनिंग बल्जिंग होगी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा हमारे ब्रेन में और हेड में। तो हेडेक तो यहाँ पर होगा ही होगा, ये हमारा फर्स्ट और मेन सिम्टम है। सो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अक्यूट, अचानक से क्या होगा, अक्यूट ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन। अचानक से पेन होगा और वो भी बहुत ज्यादा सीवियर होगा। Which patient often described as the worst headache of my life। जो पेशेंट अभी बोलेगा कि ऐसा सरदर्द तो मुझे हुआ ही नहीं, ये सबसे वर्स्ट, सबसे क्या बोलते हैं भयंकर सरदर्द है मेरी जिंदगी का। तो ये बोला गया है कि यहाँ पर जो हेडेक होता है इसमें जो पेशेंट है वो बताता है कि द वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। तो जो हमारा हेडेक है वो तो होगा ही होगा सेरेब्रल एन्यूरिज्म में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो हमारे ब्रेन में जो है अकर होगा ड्यू टू द बलूनिंग और द बल्जिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है बच्चों फेशियल पेन। एन्यूरिज्म में प्रोड्यूस फेशियल पेन, इसी के साथ एन्यूरिज्म क्या करते हैं कि फेशियल पेन को भी प्रोड्यूस करते हैं। मैनिफेस्टेशंस मीन ऑफ मेनिंजाइटिस इरिटेशन, साथ ही साथ यहाँ पर मेनिंजाइटिस के भी आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मेनिंजाइटिस मैंने आपको बताया था कि मेनिंजस का इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना, इसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। नेक पेन और स्टिफनेस। अब मेनिंजाइटिस अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पर मेनिंजाइटिस हो सकता है पेशेंट को सेरेब्रल एन्यूरिज्म की वजह से, तो वहां पर पेशेंट को नेक पेन और नेक स्टिफनेस भी होगी। अपने जो नेक में पेन तो होगा ही होगा पेशेंट के, साथ ही साथ उसको बहुत स्टिफ लगेगी अपनी नेक, ऐसा लगेगा उसको कि मतलब जकड़ गई है मेरी जो नेक है वो।
नेक्स्ट है अल्टरेशन इन कॉन्शियसनेस, यहाँ पर पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो भी क्या होगा, अल्टर्ड होगा। तो द सडन एलिवेशन ऑफ आईसीपी, आईसीपी क्या है बच्चों यहाँ पर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो यहाँ पर सडन एलिवेशन होगा किसका, आईसीपी का, एसोसिएशन विद एनोरिज्म रप्चर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि एनोरिज्म कौन सा हुआ है, रप्चर्ड एनोरिज्म हुआ है, may lead to a severe decline in cerebral perfusion pressure, जो क्या करेगा, सीवियर डिक्लाइन करेगा किसको, इन सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को, कॉजिंग सिंकोप, सिंकोप कॉज कर देगा, मतलब यहाँ पर पेशेंट क्या होगा, फेंट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। 50% केसेस में ऐसा होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्या बोला है कि पेशेंट को अल्टरेशन इन कॉन्शियसनेस भी होगी। साथ ही साथ पेशेंट को कंफ्यूजन और माइल्ड इंपेयरमेंट इन अलर्टनेस आल्सो मे बी नोटेड, पेशेंट अलर्ट नहीं होगा, उसको बहुत कंफ्यूज रहेगा पेशेंट, और क्या होगा, उसके माइल्ड इंपेयरमेंट, पेशेंट जो है उसके जो क्या बोलते हैं कॉग्निटिव इंपेयरमेंट भी हो जाएगी पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ब्रेन से रिलेटेड है, इस वजह से। सीजर्स एंड विजुअल सिम्टम्स, साथ ही साथ पेशेंट में हमें सेरेब्रल एन्युरिज्म की कंडीशन में सीजर्स भी देखने को मिलेंगे और पेशेंट को विजुअल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट का सिम्टम्स, विजुअल सिम्टम्स में क्या होगा कि पेशेंट को डबल विजन होगा और ब्लरी विजन भी होगा, साथ ही साथ पेशेंट का जो विजन है वो ब्लरी भी होगा। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द सेरेब्रल एन्युरिज्म। अब आते हैं बच्चों हिस्ट्री कलेक्शन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर, कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे पेशेंट को क्या है, सेरेब्रल एन्युरिज्म है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, लंबार पंक्चर टेस्ट एंड एंजियोग्राफी। तो चलिए देखते हैं कि एन्युरिज्म में ये सब चीजें कैसे क्यों बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन, तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि पेशेंट को क्या है कि बहुत ज्यादा हेडेक होगा, तो सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उससे उसका नेम पूछेंगे, उसकी एज पूछेंगे, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे। अब पेशेंट से पूछेंगे कि बताइए आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इतने दिनों से आपको क्या तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पर हम एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ द वर्स्ट हेडेक ऑफ द पेशेंट लाइफ एसोसिएटेड विद स्टिफ नेक। तो पेशेंट अगर हमें बता रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है और साथ ही साथ मेरी नेक जो है वो स्टिफ्ड है, इस तरीके से साइन एंड सिम्टम्स अगर वो हमें बता रहा है, बोल रहा है मेरा विजन लॉस, मेरा विजन में इम्पेयरमेंट हुई है, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, मैं अचानक से बेहोश हो जाता हूँ, मुझे सीजर्स आ रहे हैं, तो इस तरह की चीजें अगर वो हमें पेशेंट बता रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू कि पेशेंट को सेरेब्रल एन्युरिज्म शायद है। नेक्स्ट है बच्चों सीटी स्कैन एंड एमआरआई। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म है ये, और एमआरआई की फुल फॉर्म है बच्चों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। So these are the full form of the CT scan and MRI। तो CT स्कैन और MRI जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इमेजिंग टेस्ट है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्गन्स को बेहतरीन तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से पार्ट में कहां पर कितनी दिक्कत जो है वो अकर हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ब्रेन का CT स्कैन और MRI देखेंगे और चेक करेंगे कि कहां पर ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हुई है। दिस विल शो सबएरेक्नॉइड हेमोरेज एंड मोर देन 90% ऑफ केसेस ऑफ रप्चर्ड एन्युरिज्म। अगर पेशेंट को सेरेब्रल एन्युरिज्म है तो, और उसी के साथ अगर उसको रप्चर्ड एन्युरिज्म है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सब एरेक्नॉइड हेमोरेज जो है वो शो करेगा। सीटी स्कैन और एमआरआई मोर देन 90% ऑफ केसेस में क्या होता है, रप्चर्ड एन्युरिज्म ही जो है वो होता है। नेक्स्ट है बच्चों लंबार पंक्चर। तो लंबार पंक्चर में क्या करते हैं कि हम स्पाइनल कॉर्ड से सीएसएफ ब्लड को लेते हैं ताकि हम सीएसएफ ब्लड को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। तो यहाँ पर इन द फ्यू केसेस दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सीटी, द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर मे कंसीडर परफॉर्मिंग लंबार पंक्चर टू आइडेंटिफाई ब्लड इन द सीएसएफ दैट रन्स इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस।
तो यहाँ पर जो चीज हमें सीटी स्कैन से नहीं आइडेंटिफाई हुई है तब हम लंबार पंक्चर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लंबार पंक्चर में आइडेंटिफाई करेंगे हम सीएसएफ को कि उसमें ब्लड तो नहीं है, सीएसएफ में ब्लड तो शो नहीं हो रहा है जो सब एराक्नॉइड स्पेस से रन थ्रू कर रहा है। तो ये हम देखेंगे कि इसमें लंबार पंक्चर में। नेक्स्ट है बच्चों एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी में मेनली हम क्या करते हैं, चेक ब्लड वेसल्स, चेक द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर इट इज अ प्रोसीजर इन विच अ स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब इज थ्रेडेड इनटू द वन ऑफ द ब्रेन आर्टरी एंड डाई इज इंजेक्टेड व्हाइल पिक्चर्स आर टेकन। तो यहाँ पर क्या है कि ब्लड वेसल्स को एंजियोग्राफी में हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है वो इंसर्ट की जाएगी ब्रेन आर्टरीज में, किसी एक ब्रेन आर्टरी में, और साथ ही साथ क्या है कि डाई भी इंजेक्ट करेंगे हम उसी फ्लेक्सिबल ट्यूब के थ्रू, क्योंकि डाई इंजेक्ट करने से जो पिक्चर्स होती हैं, जो भी हम देखना चाह रहे हैं अपने ब्लड वेसल्स में, वो बहुत ही क्लियरली हमें क्या होता है, वो शो होता है। सो दिस इज अ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द सेरेब्रल एन्युरिज्म। अब बच्चे हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, कि हम मेडिकल मतलब मेडिसिन का यूज करके हम कैसे जो है वो पेशेंट को, सेरेब्रल एन्युरिज्म वाले पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हम निमोटिपिन, जिसको हम निमोडॉप, वेरापामिल एंड आइसोटोपिन जो है वो देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स का नाम रखना बहुत मुश्किल होता है बच्चों, लेकिन रखना तो पड़ेगा। तो इससे आप क्या है कि लिखते रहिए, साथ साथ लिखने से क्या होता है कि चीजें जल्दी आपको याद होती है और आप भूलते भी नहीं है बहुत लॉन्ग टर्म तक। और अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा है और बहुत अच्छे से याद किया है तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो प्लीज आप मेडिसिन को बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में निमोटिपिन, निमोटॉप, वेरापामिल और आइसोटोपिन जिसको हम बोलते हैं, ये सारी हमारी कैल्शियम ब्लॉकर्स ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स है। नेक्स्ट है बच्चों ऑस्मेटिक डायरेटिक, मैनिटॉल 20%, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसा कि स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन ब्लड वेसल में, तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो है वो भी हम पेशेंट में एडमिनिस्टर करेंगे, जिसमें हम मैनिटॉल देते हैं 20%। पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, हम सब जानते हैं पेशेंट जो है सेरेब्रल एन्युरिज्म वाली कंडीशन में पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम पेशेंट को एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स देंगे ताकि पेशेंट में जो सीजर्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सके। तो इसमें हम फिनाइट्रोइन ड्रग देंगे। हाई हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई की वजह से यहाँ पर पेशेंट को सेरेब्रल एन्युरिज्म हुआ हो, तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, जिसमें नाइट्रोप्रोसाइड ड्रग जो है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। इफ सर्जरी इज डिलेड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एंटी फाइब्रोनाइलोलाइटिक एजेंट्स हम देंगे। अगर सर्जरी जो है वो लेट हो गई है या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मना है कि हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तब हम पेशेंट को एंटी फाइब्रोनाइलोलाइटिक एजेंट्स जो है वो देंगे। पेन हो रहा है क्योंकि हेडेक बहुत ज्यादा है पेशेंट में, बहुत सीवियर हेडेक है, अक्यूट ऑनसेट है और सीवियर हेडेक है, तभी हम एनाल्जेसिक्स पेशेंट को देंगे ताकि हम क्या करें, पेन को रिलीव कर सकें। टू रिलीव पेन हम क्या देंगे, एसिटामिनोफेन नाम की ड्रग जो है हम पेशेंट को देंगे पेन को रिड्यूस करने के लिए। लेक्सेटिव्स टू प्रिवेंट स्ट्रेनिंग टू अवॉइड इंक्रीज बीपी, लेक्सेटिव्स का यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर बीपी भी इंक्रीज है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, बीपी पेशेंट का बीपी नॉर्मल करने के लिए, बीपी इंक्रीज ना हो तो उसके लिए हम लेक्सेटिव्स देंगे। इन एडिशन टू इलास्टिक शॉकिंग टू प्रिवेंट डीवीटी, इसी के साथ इलास्टिक स्टॉकिंग अगर है तो उसको मतलब इसकी वजह से डीवीटी हो सकता है, तो इन एडिशन टू इलास्टिक स्टॉकिंग हम क्या करेंगे, डीवीटी को भी प्रिवेंट करेंगे। आप सोचेंगे कि यहाँ पर डीवीटी क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। डीवीटी बच्चों होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि बच्चों वेन में आपके बहुत ही डीपली क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सेरेब्रल एन्युरिज्म में सर्जिकल मैनेजमेंट भी है, तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दे लेते हैं कि क्या होता है, कौन कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो हम सेरेब्रल एन्युरिज्म में कर सकते हैं। तो पहला है बच्चों क्लिपिंग। तो क्लिपिंग में क्या करेंगे कि वो हम देखते हैं, न्यूरोसर्जन कैन ऑपरेट ऑन द ब्रेन बाय कटिंग ओपन द स्कल। तो न्यूरोसर्जन क्या करेगा क्लिपिंग है कि सबसे पहले स्कल में क्या करेगा, एक कटिंग करेगा और ओपनिंग बनाएगा, और ब्रेन को ऑपरेट करना है उसे यहाँ पर,
तो वो स्कल में सबसे पहले ओपनिंग बनाएगा और आइडेंटिफाई द डैमेज ब्लड वेसल एंड पुटिंग अ क्लिप अक्रॉस द एनोरिज्म। अब वो आइडेंटिफाई करेगा किसको, कि कौन सी ब्लड वेसल जो है वो डैमेज है, और पुटिंग अ क्लिप, यहां पर वो एक क्लिप को पुट कर देगा, जिससे क्या होगा, अराउंड द एनोरिज्म, जहां पर एनोरिज्म है वहां पर। This prevent blood from entering the aneurysm and causing further growth of blood leakage। ये जो क्लिप है वो क्या करेगी कि अब क्लिप लग गई है तो क्लिप की हेल्प से क्या होगा कि जो ब्लड है जो एनोरिज्म में नहीं आएगा, अब फर्दर जो एनोरिज्म की ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो सिंपल सा प्रोसीजर है क्लिपिंग। तो क्लिपिंग में क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो न्यूरोसर्जन है वो क्या करेगा कि स्कल में एक ओपनिंग बनाएगा, क्योंकि उसको ब्रेन को ऑपरेट करना है। फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी ब्लड वेसल जो है वो डैमेज है, और जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा तो वहां पर क्लिप जो है वो पुट कर देगा, ताकि जो भी एनोरिज्म है एनोरिज्म के अराउंड क्या कर देगा, वो क्लिप लगा देगा, जिससे जो भी ब्लड वेसल से जो ब्लड आ रहा है वो एनोरिज्म तक ना पहुंचे और फर्दर उस एनोरिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट ना हो। नेक्स्ट है बच्चों क्वाइलिंग। अ न्यूरोसर्जन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, यहाँ पर जो न्यूरोसर्जन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, कैन थ्रेड अ ट्यूब थ्रू द आर्टरीज एज विद एन एंजियोग्राम। क्या जैसे एंजियोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स में थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब को एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही होगा कि यहाँ पर क्या है कि एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है वो आर्टरीज में हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एज विद एन एंजियोग्राम, आइडेंटिफाई द एनोरिज्म। अब एंजियोग्राम के थ्रू से हमने एनोरिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया एंड फिल इट विद कॉइल ऑफ प्लेटिनम वायर और वायर लैटेक्स। अब उस एनोरिज्म को हम क्या करेंगे, उस एनोरिज्म को हम कॉइल से, प्लेटिनम जो प्लेटिनम वायर की कॉइल है उससे फिल कर देंगे और लेटेक्स से उसको हम फिल कर देंगे। दिस प्रिवेंट फर्दर ब्लड फ्रॉम एंटरिंग द एनुअल रीजन एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब इस कॉइल की वजह से और इस लेटेक्स की वजह से एनोरिज्म में जो ब्लड है वो एंटर नहीं करेगा और पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कॉइलिंग में क्या किया, जो न्यूरोसर्जन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एंजियोग्राम की हेल्प के थ्रू आर्टरीज में थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो जहां एन्यूरिज्म था उस एन्यूरिज्म में कॉइल ऑफ प्लेटिनम वायर और लेटेक्स को फिल कर दिया। अब उसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर उस एन्यूरिज्म को ब्लड नहीं पहुंचेगा। अब जब उस एन्यूरिज्म को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो पेशेंट को फर्दर प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे हम पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एट लास्ट बच्चों हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। अब एज अ नर्स हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं हमारे पेशेंट को जो सेरेब्रल एन्यूरिज्म से बहुत ज्यादा परेशान है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ पेटेंट एयरवे एज नीडेड। एयरवे, हमें पेशेंट का पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है जिस हिसाब से पेशेंट को नीड है। एडमिनिस्टर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन एज ऑर्डर्ड। हो सकता है पेशेंट को ऑक्सीजन की भी कमी हो जाए तो हमें क्या करना है कि सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। पोजीशन द पेशेंट टू प्रमोट पल्मोनरी ड्रेनेज एंड प्रिवेंट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। यहां पर हम क्या करेंगे, पोजीशन द पेशेंट टू प्रमोट पल्मोनरी ड्रेनेज। पोजीशन करेंगे पेशेंट को इस हिसाब से कि जो भी पल्मोनरी ड्रेनेज है वो हम प्रमोट कर सके और अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है पेशेंट का उसको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। अवॉइड प्लेसिंग द पेशेंट टू प्रॉन पोजीशन एज वेल एज हाइपर एक्सटेंडिंग हिज नेक। हमें क्या करना है कि ज्यादा पेशेंट की नेक को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना और साथ ही साथ पेशेंट को प्रॉन पोजीशन में भी ज्यादा नहीं लेटाना है, अवॉइड करना है टोटल तरीके से। सक्शन सिक्रीशंस फ्रॉम द एयरवे, उसके साथ हम क्या करेंगे कि एयरवे में, पेशेंट के एयरवे में जो भी सिक्रीशंस है उसको हमें सक्शन करना है एज नेसेसरी टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, ताकि हम हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कर सके। एंड वाइसोडाइलेशन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन, और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन भी ना हो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे सिक्रीशंस को। मॉनिटर पल्स ऑक्सीमेट्री लेवल्स एंड आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल एज ऑर्डर। हमें जैसे ऑर्डर किया गया है कि आपको पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो टेस्ट मॉनिटर करना है और आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल को भी हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। यूज दीज लेवल्स एज अ गाइड टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट नीड फॉर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन।
इन लेवल्स को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करते रहना है अप्रोप्रिएटली, ताकि अगर पेशेंट को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की नीड हो तो हमें पता लग सके कि यहाँ अब पेशेंट को यहाँ पर ऑक्सीजन की नीड है, तो हम साथ ही साथ उसको एडमिनिस्टर कर सके। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इमरजेंसी क्रियोनियोटॉमी इफ इंडिकेटेड, अगर ऐसा लग रहा है कि क्रियोनियोटॉमी की नीड है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पेशेंट को पहले से ही प्रिपेयर रखेंगे। If surgery can't be performed immediately, institute precautions to minimize the risk of rebleeding and to avoid increasing the patient intracranial pressure. तो यहाँ पर अगर सर्जरी इमीडिएटली परफॉर्म नहीं हो सकती है, डिले हो गई है, तो हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस को यहाँ पर टेकन करना है, लेना है, ताकि जो रीब्लीडिंग के रिस्क है उनको हम मिनिमाइज कर सके, उनको हम कम कर सके, और जो भी पेशेंट के ब्रेन में, जो भी हेड में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको भी हम क्या कर सके, यहाँ पर अवॉइड कर सके। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स टू रिगार्डिंग द पेशेंट ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सेरिब्रल एन्यूरिज्म का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सेरिब्रल एन्यूरिज्म में एक ओवरव्यू में आपको दे देती हूँ। तो सेरिब्रल एन्यूरिज्म में क्या था बच्चों कि यहाँ पर एन्यूरिज्म का मतलब क्या था, बल्जिंग और बलूनिंग हो जाना ब्लड वेसल में। तो यहाँ पर सेरिब्रल है तो इसका मतलब कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, बलूनिंग और बल्जिंग हो रहा है। इसके 3 टाइप्स है, हमारा 3 टाइप्स का जो हमारा सेरिब्रल एन्यूरिज्म है, और इसका कुछ मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, वो सारा हमने इस लेक्चर में जो है वो अटेंड किया है। तो आप जो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा। साथ ही साथ क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो नए वीडियोस और नए टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ाऊं और जो भी हमारे इस चैनल पे पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके फोन में नोटिफिकेशन उनका जा सके। थैंक यू सो मच।